जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। नीट का एक ऐसा मामला है जो मूल्यवासी बहुजन समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वर्तमान से भी जुड़ा हुआ है, भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जिस प्रकार से उनके उसके परिणाम हो रहे हैं, उसी प्रकार के परिणाम भविष्य पर भी होंगे। भविष्य पर 2 प्रकार के परिणाम होंगे, एक सामाजिक होगा, एक शैक्षणिक परिणाम होगा, उसके साथ में ही एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी उसका परिणाम हो रहा है। और नीट के मामले में हमने कई मुद्दों पर इसके पहले भी चर्चा की है। फिर एक बार नीट का मुद्दा लेकर जिसमें अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग मामले अभी जो नई जानकारी सामने आई है, उस पर हम बात करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और आज के इस पैनल में हमारे साथ चर्चा के लिए इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मगन ससाने सर है, मैं उनका एमएन टीवी की तरफ से स्वागत करता हूं। इसके अलावा इंपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कुलदीप सर भी है, उनका मैं स्वागत करता हूं और जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं थैंक और यू थैंक यू दिल्ली से ही इंपा के राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार सर है, वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इस चर्चा थैंक यू में एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर है, वो भी हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इन चारों मान्यवरों का स्वागत करने के बाद नीट का जो मसला, जो नई जानकारी अभी आई है, पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, उसके बाद एक नया स्कैम, नया घोटाला नीट का आया है। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टरों का एक स्ट्राइक भी चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है। वो क्या है, वो क्यों है, क्या कारण है, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। नया स्कैम क्या है, उसके सामाजिक और शैक्षणिक क्या परिणाम होंगे, उस पर बात करेंगे। और अभी तमिलनाडु के एक सांसद ने, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसमें एक प्राइवेट बिल रखा है, वो बिल क्या है, उसके क्या परिणाम होंगे, इन सभी मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मान्यवर जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं इंपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कुलदीप सर से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि वो उस मामले में बहुत अपडेट है, सक्रिय रूप से उसमें वे काम कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि रेसिडेंट डॉक्टर का जो अभी स्ट्राइक चल रहा है, वो क्या है, क्या कारण है और वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर कुलदीप सर। यस देखिए संकेत जी, जी ये जो स्ट्राइक है वो बिल्कुल जेन्युइन रीजन के लिए स्ट्राइक है और उसका कारण ये है कि लगभग 8 महीने इन बच्चों की काउंसलिंग डिले हो चुकी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो होना चाहिए 8 से 7 महीने पहले, वो अब 7 महीने के बाद हुआ है और उसके बाद एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी आउट है, बट उसको काउंसलिंग को रोक दिया गया है। और जी उसका कारण है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी, हम सभी जानते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है, उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया इस साल से। अभी इसी सेशन से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी चूंकि ये मैटर इसके बाद जब आया और इम्प्लीमेंट हुआ रिजर्वेशन, इसके बाद ये जो था वो हो गया और कोर्ट में मैटर सब जुडिस हो गया। तो कोर्ट ने इनको 1 महीने का टाइम दिया कि आप 1 महीने के बाद आएंगे। 6 जनवरी को हियरिंग होगा और 6 जनवरी के बाद ये डिसाइड होगा कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी और किस फॉर्मेट में होगी, कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के साथ होगी या नहीं होगी, या ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होगी या नहीं होगी, ये विषय है। तो जो जो रीजन है इस स्ट्राइक का, वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये लड़के जब से लॉकडाउन हुआ, जब से ये कोविड आया, तब से ये एक स्ट्रेंथ में काम कर रहे थे। अगर मैं कहूँ तो ये 33% जो रेजिडेंसी डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी। तो इस पूरे पैंडेमिक में वो लोग, हम लोगों ने 33% और 40% रेजिडेंट के साथ कम काम किया है। दूसरा चीज ये है कि जो यूजी की जो काउंसलिंग एग्जाम हुआ, उसमें भी ऑलमोस्ट जितने भी जो सीट्स हैं, वो न्यू एमबीबीएस जो आना चाहिए जिनको, वो उनका भी एडमिशन डिले हुआ है, जिससे कि इंटर्न्स की जो वर्क फोर्स होती है वो भी हमारे पास कम है। तो लड़कों का जो ये स्टैंड है कि भाई वो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे या कोर्ट पे, वो एक तरह से सत्य प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, वो ये कि क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था ये चीज? अगर सपोज करिए सेकेंड वेव जो कोविड का था, किसी तरह से अगर सेकेंड वेव निकल गया और हम सबने ये महसूस किया कि इस देश में डॉक्टर्स की उस समय बहुत भारी कमी थी, कोई नया रिक्रूटमेंट, परमानेंट डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं, और जितने भी कोविड सेंटर्स थे वो सारे, ज्यादातर बड़े कोविड सेंटर जो थे
वो मेडिकल कॉलेज से लिंक थे। मेडिकल कॉलेज में टर्सरी केयर सेंटर को कौन रन कर रहा था? रेजिडेंट्स कर रहे थे। तो जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर, जो मेन फ्रंट लाइन वर्कर है, उनकी संख्या में कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई। वही जो पीजी रेजिडेंट्स हैं हमारे, वही इस हीट को फेस कर रहे थे। अब चूंकि थर्ड वेव अगर इम्पेंडिंग है, तो अगर मान लीजिए थर्ड वेव आ जाती है, तो ये हम लोग कैसे फेस करेंगे? ये कंट्री उसको कैसे फेस करेगा, कैसे कोप करेगा? तो ये रीजन है कि स्टूडेंट ने कहा कि एक तो हमारा साल बचा लीजिए, सरकार से कहा, और दूसरा ये है कि हमको जो हमारी संकुचित स्ट्रेंथ है या हमारी जो शॉर्टेज स्ट्रेंथ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पीजी नहीं आए, अगर आप टाइम पे काउंसलिंग करते हैं तो हमको 33 और 40% डॉक्टर्स हैं, हमको ज्यादा मिलेंगे। तो ये रीजन है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो स्ट्राइक होते हैं, इससे जो सामान्य लोग हैं उनको उसका शिकार बनना होता है या उनका इस्तेमाल होता है? एक तो उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है और फिर इस प्रकार की स्ट्राइक से उनको भी वंचित रखा जाता है, तो क्या उन पर परिणाम नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि असंवेदनशीलता है सरकार की। सरकार बहुत सारे काम करती है सरकार, लेकिन क्या इस पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक इमरजेंसी लागू होने के बाद, क्या सरकार ने इस इशू को एड्रेस किया कि डॉक्टर्स हमारे पास कम है और एक माध्यम है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर को और डॉक्टर्स को रिक्रूट करने का, क्योंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट तो ये सरकार कर नहीं रही, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास वैकेंसी नहीं है, इसके पास विजन नहीं है। लेकिन जो हमको रेगुलर जो डॉक्टर्स आ रहे थे या वर्क फोर्स था इस देश का, उसको भी इन्होंने डिप्लीट कर दिया। लोगों के मन में जरूर शंका है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि टर्सरी केयर सेंटर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली, या गवर्नमेंट अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं, हमारे मूल निवासी लोग ही जाते हैं, या गरीब होते हैं जो बेचारे जो प्राइवेट में नहीं इलाज करा पाते, वो जाते हैं। लेकिन आपने भी देखा जब कोविड चल रहा था, तो जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शिफ्ट ड्यूटी में काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे 15 दिन ड्यूटी किया या 7 दिन ड्यूटी किया, तो अगले 7 दिन और 15 दिन हम लोग 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम क्वारंटाइन में जाते थे। तो जितना वर्क फोर्स था वो एट ए टाइम 50% एक टाइम होता था वर्क में और 50% क्वारंटाइन में होता था। तो ये जो नंबर है, जो सरकार सोचती है कि ये हमारे पास इतने डॉक्टर्स, इतने रेजिडेंट्स हैं, सरकार को ये लगता है कि सफिशिएंट है। उस समय भी अफेक्ट हो रहा था वर्क, उस समय जो केयर थी, हेल्थ केयर थी, वो बैडली अफेक्टेड थी, इसलिए कि डॉक्टर्स नहीं थे। और अभी भी यही हो रहा है कि अगर मान लीजिए स्ट्राइक पे गए हैं बच्चे, तो इसका खामियाजा जो है वो हम आम लोग ही भुगत रहे हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि अभी हमने किसान आंदोलन में देखा है ना, इस सरकार जो करना चाहती है वो करती है, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं करती। सरकार जो चाहती है वो करती है। यस जी। यही सवाल थोड़ा अलग होकर मैं डॉक्टर राजेश जी से भी पूछना चाहूंगा, उनकी उसके बारे में क्या राय है, क्योंकि स्ट्राइक के बारे में आमतौर पर हम सोशल मीडिया और यहाँ वहां पढ़ते हैं कि जापान का एक उदाहरण दिया जाता है कि वहां पर जूते की एक फैक्ट्री है, वहां के लोगों ने, कामगारों ने स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक इस प्रकार से रहा कि उन्होंने केवल लेफ्ट पैर के जूते ही बनाए, राइट पैर के बनाए नहीं। तो ये भी एक अलग प्रकार से उन्होंने स्ट्राइक किया है और कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो क्या सामान्य लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रखकर हम अपना आंदोलन सक्सेस कर पाएंगे, या उसके लिए हमें स्ट्राइक का भी एक अलग तरीके से उस आंदोलन को करना चाहिए, या उसका कोई तरीका बदलना चाहिए? डॉक्टर राजेश कुमार जी। हाँ, धन्यवाद संकेत जी। डॉक्टर कुलदीप जी ने जो बातें कही हैं उसमें कुछ एडिशनल और उसका प्रिसाइजली कुछ उसमें से बातें मैं कहना चाहूंगा जी। जो कारण जुनून है स्ट्राइक का, लेकिन जो तरीका है वो ठीक नहीं है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, ये पॉलिसी मैटर है और वो लोगों ने स्ट्राइक किया है उनके ऊपर केवल वर्क के लेवल पे अफेक्ट पड़ने वाला है। वो अफेक्टेड जो होंगे वर्क लेवल पे हो रहे हैं कि मैन पावर कम हो रही है, लेकिन जो पब्लिक है वो तो डायरेक्टली उसके साथ समस्या खड़ी होने वाली है। पॉलिसी गवर्नमेंट को ये बनानी है कि भारत का हेल्थ सेक्टर जो है उसमें जो मैन पावर की कमी है उसको भरपाई करना चाहिए। अब नीट एग्जाम को आपने शुरू किया
अगर एग्जाम लिया गया है तो उसमें पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाई गई? उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है पहले से ही इस बात के लिए दिया गया है कि रिप्रेजेंटेशन सभी का सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मुद्दा इसमें डाल के और उसके नाम पर फिर खुद ही स्ट्राइक करवाना, मेरा ऐसा मानना है ये जो स्ट्राइक है ये प्रायोजित है। और जो इसमें स्टूडेंट खास तौर से ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनको इस बात की समझ भी नहीं है। मैंने फोर्डा का पूरा पेपर देखा, उसमें जो उनका लेटर हेड है उसमें बहुत सारे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के, माइनॉरिटी के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा जो स्ट्राइक कर रहे हैं उससे उनके ही समाज के लोगों को समस्या होने वाली है। अगर ये पॉलिसी मैटर है तो पॉलिसी के लेवल पे पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए, पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है कि जिसकी वजह से भारत में डॉक्टर्स पैदा ही नहीं हो, और जो डॉक्टर पैदा हो वो उनके ही पैसे के दम पे पैदा होने वाले, बिजनेस करने वाले डॉक्टर पैदा हो। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो इशू खड़ा किया गया है, ये प्लान वाला कर जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के या माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ना आने के लिए मैटर है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया हुआ है ईडब्ल्यूएस के मुद्दे के लेकर, और उसकी वजह से सारा अगर डिले हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये भी एक इशू है। और जो अभी तमिलनाडु ने इधर जो केस डाला हुआ है, प्राइवेट बिल रखा हुआ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी जगह पे जहां पे एडमिशन होना है उसके लिए स्टेट को अधिकार मिलना चाहिए। जी नहीं, मेरा ये कहना, उस पर भी हम बात करेंगे, मेरा लेकिन केवल इतना ही हाँ कहना जी, है ये जी स्ट्राइक जो है तरीका ठीक नहीं है, इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए था, और साथ साथ में हेल्थ सर्विसेज को बंद करने के बजाय पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए था, गवर्नमेंट को जगाने के लिए, गवर्नमेंट को हिलाने के लिए, ताकि उसको समझ में आए कि हेल्थ सेक्टर में जो क्राइसिस है, अगर ओमिक्रॉन या कोविड के नाम पे जो नजर आई उसकी भरपाई वो क्यों नहीं कर रही, इसके लिए जागरूकता पब्लिक में लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यानी लोगों को इस स्वास्थ्य सुविधा पहले ही नहीं मिल रही, जैसे डॉक्टर कुलदीप सर ने भी कहा कि पहले ही डॉक्टर कम है, और पैंडेमिक की सिचुएशन में तो और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खस्ता हो गई है, ये बात है। और इसके ऊपर अगर आप जो सुविधा देने लायक है वो भी अगर आप नहीं देंगे तो पब्लिक जो है, सामान्य लोगों का बहुत नुकसान होगा, और हो भी रहा है। इसके बजाय अगर पब्लिक को, जैसे डॉक्टर राजेश सर ने कहा कि पब्लिक को इस आंदोलन में अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए, और सरकार डॉक्टरों के विरोध में क्या काम कर रही है ये अगर पब्लिक को समझाया जाए तो हो सकता है पब्लिक का समर्थन और ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इस आंदोलन के अलावा भी नीट का जो एक स्कैम अभी चल रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा तो मीडिया में नहीं हो रही है, और इस वजह से लोगों में भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। स्कैम ये है कि स्कैम इस प्रकार से है कि एक तो पेपर लीक होने का स्कैम राजस्थान से पकड़ा गया था। अभी एक स्कैम ऐसा है कि जिसमें नीट की एग्जाम देने के लिए डम्मी कैंडिडेट बिठाया जाता है, और इसके लिए 50 लाख रुपए तक देने के लिए लोग तैयार है, और ऐसे भी मामले पकड़े गए हैं। त्रिपुरा के एक पिताजी जिनकी बेटी की जगह वो दूसरा कैंडिडेट बिठाना चाहते हैं, डम्मी कैंडिडेट, 50 लाख रुपए दिए। और ये काम जो है, ये स्कैम कोई एक दो आदमी नहीं कर रहे, बल्कि वो गैंग है पूरी। और जो खबरें मीडिया में आई है उसी प्रकार से है कि ये गैंग पूरी मिलकर ये काम करे, गिरोह मिलकर ये काम कर रहा है। तो ये जो स्कैम हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, मैं डॉक्टर कुलदीप सर से भी जानना चाहूंगा, और उसके बाद डॉक्टर राजेश सर भी अपने विचार इस पर रख सकते हैं। जी, जहां तक ये स्कैम की बात कर रहे हैं और ये पेपर लीकेज का या डमी कैंडिडेट का बात करें, तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल होता है और ये सिस्टमिक प्रोसेस है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इसमें पॉलिटिशियन और टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये कहें, ये सोचें कि इसके बेनिफिशरीज कौन है, कौन लोग हैं कि जो 50 लाख रुपए में पेपर खरीदते हैं, वो कौन लोग हैं कि जिनको ये पेपर मिलता है, आपको बताएं। जी 2002 में मैंने पीजी किया था, पीजी एंट्रेंस, उस समय भी ये पेपर आउट हुआ था जी। उस समय मैं आपको बताता कहता हूं, उस समय बीजेपी की सरकार थी।
मैं नाम लेके बता रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर सीपी ठाकुर साहब के। पेपर मल्टीपल सेंटर से आउट हुआ था, उसकी इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम से बहुत सारे एविडेंस भी कलेक्ट किए गए, लेकिन फाइनली कुछ नहीं हुआ, केस डिस्पोज हो गया। एवरी ईयर देयर इज अ लीकेज ऑफ दिस पेपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और बड़े बड़े लेकिन लोग ये उस समय डमी कैंडिडेट का ये मामला नया ही मतलब सामने आया है। पेपर लीकेज का मामला तो खैर आप बता रहे हैं पुराना है। नहीं, डमी कैंडिडेट भी होता था, लेकिन डमी कैंडिडेट को पकड़ना इतना इजी नहीं होता था। इस बार लकी है, मैं थैंकफुल हूँ उन एजेंसीज का कि जिन्होंने डमी कैंडिडेट को इस बार पकड़ा। कि डमी कैंडिडेट भी दूसरे एग्जाम्स में होता था, आपको पता है, आप दूसरे अगर सर्च करेंगे आप लिटरेचर, तो डमी कैंडिडेट दूसरे एग्जाम में पकड़े जाते थे, है ना। यहाँ भी डमी कैंडिडेट बैठते थे मेडिकल में, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। पकड़ा पहली बार गया ये डमी कैंडिडेट, इसलिए ये नोटिस में आया। पहले भी होते रहे, लेकिन कोई ऐसा उसको रफा दफा कर दिया जाता था, ये कहना चाहता हूँ। ये बहुत जी, बड़ा जी सर, एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि ये स्कैम या डमी कैंडिडेट या पेपर लीक के मामले रेयरली है या उसका नंबर बहुत छोटा है, मगर मैं उससे भी बड़े स्कैम की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगा, आपसे उसके बारे में जानकारी चाहूंगा कि जैसे इस बार भी नीट में पीजी कोटे में ओबीसी का कोटा इंप्लीमेंट ना हो, इसके लिए भी इस तरीके की साजिश की जा रही है। और पिछले कई सालों से, पिछले 4 सालों से 2017 से ओबीसी का यूजी हो या पीजी में ऑल इंडिया का कोटा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हर साल ऑन एन एवरेज ओबीसी के स्टूडेंट्स का लगभग 10,000 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। ये जो है ये इंडिविजुअल स्कैम से भी एक बड़ा स्कैम है, और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरह से किया गया स्कैम है, और इसमें बाकायदा स्टेट शामिल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या इस नीट के एग्जाम में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, पीजी के जो सीट्स होते हैं, इसमें कितना नुकसान बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स का होता है? भाई यही आपको कह रहा हूँ। देखिए, आपने सीट लिया, आपने नीट के लिए आपने स्टेट से सीट लिया, स्टेट से सीट लेने के बाद आपने सेंट्रल में पूल कर दिया उसको। अगर वो सीट स्टेट में रहती तो स्टेट में 27% रिजर्वेशन उनको मिलता, है ना। जी जी। आपने सेंट्रल कोटे की सीट लेके, सेंट्रल में सीट लेके आपने ये कह दिया कि नहीं हम कोटा नहीं दे सकते, क्योंकि ये सेंट्रल एग्जाम में कंडक्ट करा रहा है और हमने इस पर डिसीजन नहीं लिया। आप समझिए, है ना। तो सीट लेके स्टेट की बाद में उस पर रिजर्वेशन ना देना, ये भी षड्यंत्र है सरकारों का। आप समझ गए? इसमें एडिशनल सर साथ में ये और है, ये एडिशनल साथ में सर कि जो डमी कैंडिडेट का बात कह रहे थे, डमी कैंडिडेट के अलावा भी इन्होंने कई बार ये भी खबरें आई है और मीडिया पे भी अवेलेबल है कि ये लोग जो ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको रिपीटेड बार बार बैठाते हैं और वो सीट को ब्लॉक करते हैं जी, और उसके बाद में उनको एडमिशन नहीं लेना होता है। वो सीट फिर वो जो गवर्नमेंट की सीट है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके माध्यम से भी लाखों और करोड़ों रुपए जो है लिए जाते हैं। ये भी आपके ओबीसी शेड्यूल कास्ट हमने इसके ऊपर भी बात की थी। मेरा जो सवाल है ना डॉक्टर साहब कि ये जो ओबीसी का ऑल इंडिया का कोटा चाहे यूजी हो या पीजी हो, इसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा और हर साल हजारों की संख्या में बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, और यही कुछ कमोबेश आंकड़े एससी एसटी के भी कोटे को लेकर हैं। बिल्कुल सही बात है। एससी एसटी का भी कोटा इंप्लीमेंट नहीं होता। तो मैं ससानी साहब से जानना चाहूंगा कि भाई ये जो स्कैम है ये इंस्टीट्यूशनल तरीके से स्कैम किया जाए और स्टेट इसमें कैसे इन्वॉल्व है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं ताकि दर्शक इस बात को समझ सके कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स का हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। उतने डॉक्टर्स हमारे समाज के नहीं बन पा रहे। धन्यवाद, एमएन टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज्वलंत समस्या के ऊपर चर्चा महत्वपूर्ण हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो नीट है ये पहले से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट। ये जो नीट का जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देता हूँ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नीट ये सही नहीं है एग्जाम, और 2016 में इसको मान्यता दी जाती है। और दोनों भी
वक्त जो चीफ जस्टिस है वो एक ही होता है, बराबर। एक ही चीफ जस्टिस नीट को खारिज करता है, और वही चीफ जस्टिस, उसका कबीर ऐसा कुछ तो नाम है, कबीर ही है ना उसका नाम, अल्तमस कबीर। अल्तमस कबीर जी। है, तो एक ही आदमी उसको मान्यता देता है। सारे कबीर तो समाज के हित में नहीं होते, ये आपके कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे कबीर जो है हाँ, ये बहुजनवादी नहीं होते। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो ईवीएस कोटा है, ईवीएस कोटा का जो क्रिमिनल लेयर का जो क्राइटेरिया है, वो इतना 8 लाख का क्राइटेरिया है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 5 एकर्स लैंड होना चाहिए, यानी कि ये उसका क्राइटेरिया है। सुदामा कोटा, सुदामा कोटा लागू है इसमें। तो मैं ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ओबीसी में जो क्रीमिलियर आता है और ईडब्ल्यूएस में जो क्रीमिलियर का जो क्राइटेरिया है, इसमें बहुत तफावत है। ओबीसी का जो क्रीमिलियर में आता है, ये ईडब्ल्यूएस से बहुत गरीब है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो इससे क्या हुआ, ये जो नीट का जो कानून आया है, केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को ही डी रिप्रेजेंटाइज करता है, ऐसा नहीं है, इनका ही रिप्रेजेंटेशन खत्म करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात अभी सामने आई है, ओबीसी इज वर्स्ट अफेक्टेड बाय नीट, ये बात अभी तमिलनाडु का जो ए.के. राजन कमेटी का अहवाल है उसमें सामने आई है। और इसका फायदा किसको हुआ है? जो फायदा हुआ है, केवल 3% लोगों को फायदा हुआ है। जो शासक जाति के लोग हैं उनको भी ज्यादा फायदा हुआ है, और शासक जाति के जो फॉर एग्जाम्पल 15% जो लोग आते हैं, हम 85% है, 15% लोग शासन प्रशासन में और हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इनका प्रतिनिधित्व ओवर रिप्रेजेंटेशन का है, ये बहुत गंभीर मामला है। और ये जो ओबीसी, एससी, एसटी, ये बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो स्ट्राइक पे जो डॉक्टर है, 2 प्रकार के डॉक्टर है स्ट्राइक पे, ये सवर्ण डॉक्टर भी है और बैकवर्ड क्लास के भी डॉक्टर, लेकिन सवर्ण के डॉक्टर जो है उनको पता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो डॉक्टर है, उनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसी को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सरकार ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू करने में जितनी तेजी दिखा रही है, जितनी सख्ती बरत रही है, उतनी ओबीसी के ऑल इंडिया कोटे को लागू करने के लिए वो उतनी ही उदासीन है। एग्जैक्टली, मैं वही मुद्दे पर अभी आ रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस ही सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लागू करने के लिए ही स्ट्राइक का स्ट्रेटजी रचा गया है, ऐसा मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ओबीसी की चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या ये जो ओबीसी के डॉक्टर चर्चा हो रही है, जो रेजिडेंट बैकवर्ड क्लासेस के एससी, एसटी के जो स्टूडेंट्स है, क्या उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है क्या कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है? इनको बिल्कुल जानकारी नहीं। जो हमारे इंपा के माध्यम से जो संपर्क करने वाले लोग हैं उनको शायद पता है, लेकिन जो हमारे रेंज के बाहर है उनको कुछ भी पता नहीं है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। रिजर्वेशन का मीनिंग ही सर लोगों को नहीं मालूम है। रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है? रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट है, नहीं सेफ गार्ड के रूप में दिया गया हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस तो इकोनॉमिक लेवल का मैटर है, उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाया जाना चाहिए। और रिजर्वेशन सेफ गार्ड के लिए है, ओबीसी को सेफ गार्ड दिया गया है, एससी को सेफ गार्ड दिया गया है, एसटी को सेफ गार्ड दिया गया है। तो उनके सेफ गार्ड को यूटिलाइज करते हुए उनकी जो संख्या है उसके आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरा, अभी जब सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाया गया है और सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला इस मुद्दे पर नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है क्राइसिस है, डॉक्टर्स की क्राइसिस है, और अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, क्या होगा?
तो ये पब्लिक को डर दिखाया जा रहा है और गवर्नमेंट हाँ। और जुडिशरी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। अगर इतना ही ज्यादा डर लग रहा है ओमिक्रॉन का, तो तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग करना चाहिए और उसके बाद में इस नीट को खत्म कर देना चाहिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। और पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए, चाहे ओबीसी के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग हैं, इवन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन सभी को उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसी पॉलिसी बनाओ, कास्ट बेस्ड सेंसस करा दो, झंझट खत्म हो डॉक्टर जाएगा। कुलदीप सर, जी, डॉक्टर डॉक्टर कुलदीप कुलदीप सर, सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी सर, 2019 में ये पिटीशन फाइल हुई कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, ईडब्ल्यूएस जी। कोटा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, राइट। इससे पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं सभी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को खारिज किया है। आप चाहे इंदिरा साहनी जजमेंट ले लीजिए, लैंडमार्क जजमेंट जो ओबीसी रिजर्वेशन का है जिसमें 50% कैपिंग आया था, है ना, उसमें जो इंदिरा साहनी जजमेंट में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। एम नागराज में भी उसका डिस्कशन हुआ है और बाकी के जितने केसेस हैं सब में नहीं डॉक्टर साहब, उसके लिए तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता क्योंकि फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान चुकी है या मान रही है ना, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बदला नहीं जा सकता। और मैं जस्टिस चंद्रू का एक स्टेटमेंट देता हूं जो अभी कारवा मैगजीन में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर अमेंडमेंट इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्वेशन, पूरा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दिया, सबोटाज कर दिया। 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नाउ कमिंग अंडर एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन, राइट। तो फिर 80% ऑफ पॉपुलेशन आ रही है तो आप सबको फिर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दे दीजिए ना, है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप सब दे ही रहे हैं ये सब ओबीसी रिजर्वेशन जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड है उसको देने में अगर आप नानकुर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे आप जो है बहाना बनाते हैं कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि अगर वैलिडिटी पे क्वेश्चन था तो पहले वैलिडिटी आना चाहिए या पहले इसके लिमिट पे डिस्कशन होना चाहिए। ऑब्वियसली पहले जो क्वेश्चन था वो वैलिडिटी पहले डिसाइड होना चाहिए। मुझे सवाल जो है ना डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कुलदीप जी की रेजिडेंट डॉक्टरों में अगर ओबीसी का ऑल इंडिया का कोटा इंप्लीमेंट हो जाता तो कितने सीट ओबीसी के हिस्से में आती, कितने पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो है ओबीसी को मिल जाते, जिससे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हेल्थ सर्विसेज में भी आते और उनके बच्चों का एक बेहतरीन फ्यूचर भी बन जाता। तो ऐसा कितना नुकसान हुआ? नहीं, अब यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। एक्चुअली वो अभी चूंकि प्राइवेट वगैरह सीट्स जो है सारा कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, सारा टोटल सीट कैलकुलेट कर। मैं समझता हूँ कि करीब अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो 10 से 12 हजार सीट्स हमारी आएंगी जी। 10 से 12 हजार सीट्स का लॉस था और 10 से 12 हजार सीट्स हमारी आनी चाहिए। जी, मुझे एक बात साफ दिखता है यहाँ, जी सर, ये जो ईवीएस कोटा है ये जनरल कैटेगरी के अंदर कोटा है। हाँ, उसको सवर्ण कोटा कहना चाहिए। ये सवर्ण कोटा। और सवर्ण ये जो कोटा है, ये जो कोटा है वो जनरल कैटेगरी के लोगों में से देना चाहिए। सपोज 50% रिजर्वेशन है और 50% रिजर्वेशन नहीं, ये जनरल कोटा माना जाता है, तो 50% ईवीएस कोटा ये जनरल कैटेगरी से देना चाहिए या ओबीसी को कम करके देना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। उसमें भी सवाल ये खड़ा होता है कि चाहे ईडब्ल्यूएस के नाम पर वो ले रहे, मगर बार बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्जाम हो, अलग अलग इसमें एक बात, एक नया डेवलपमेंट ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट से कई गुना कम है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक आपने बोला है ना, क्योंकि 10% जो दिया है, 10% सिर्फ 3 जातियों में जो सवर्ण जातियां हैं जो किसी भी रिजर्वेशन में कवर नहीं होती उनको दे दिया है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जिसको हम सवर्ण कहते हैं, जैसे ब्राह्मणों में गोस्वामी वगैरह, बहुत सारी कास्ट में जिनको उनको अलग अलग स्टेट में रिजर्वेशन मिला हुआ है। जैसे सवर्ण जातियां हैं हिमालय एरिया में है जो
कुछ जी। स्टेट्स हैं, है ना, उत्तराखंड उनको- में, हिमाचल में, जम्मू में उनको हाँ। दिया गया है। उनको ओबीसी के और एसटी के रिजर्वेशन दिया गया उनको, है जी, ना। बैकवर्ड हाँ, वो क्लासेस तो में है, घुसपैठ शामिल है। करके ले रहे हैं, कई जगह पे ले रहे हैं। हाँ, तो ओबीसी और जो रिजर्वेशन जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रिजर्वेशन है, ऑलरेडी उनमें इनका इन्फिल्ट्रेशन था, अलग से इनको सवर्ण कोटा 10% को दे दिया गया। अभी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ नहीं, हो सकता है नहीं इनकी डॉक्टर population साहब, ये जो 10% कट ऑफ की जो बात है कि हाँ। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ये हाँ। बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के स्टूडेंट से भी कम होता है। एक तरफ ये जी अपने हाँ, आप को जी। मेरिट वाले कहते हैं, एक तरफ जी अपने हाँ। आप को बाय बर्थ मेरिटोरियस कहते हैं। फिर ऐसे मेरिटोरियस लोगों का कोटा कम कैसे हो जाता है, इनका कट ऑफ कैसे कम होता है? नहीं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये झूठ Yes. जो है सदियों से बोला गया है, ये झूठ Yes. सदियों से बोला गया ये है। परसेंटाइल आप लाया गया, इसीलिए लाया गया है। यस 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 जी, हाँ। हम लोग परसेंटाइल अपने दर्शकों को, सर ये सर हाँ। क्या है, अब हम्म। हमारा मतलब मेरा जो सवाल पूछने का जो मकसद है कि दर्शकों को ये परसेंटाइल कट ऑफ उससे क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से ये नॉन मेरिटोरियस लोगों को अकोमोडेट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं, आप क्योंकि आप स्पेशलाइज लोग हैं इन सारी चीजों के, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से जानकारी चाहता हूँ कि उसके बारे में अवगत कराएं। बोलिए, ये जो परसेंटेज और परसेंटाइल का मामला है, नीट में मेरिट पूरी तरह से खत्म किया है। नीट मेरिट पे है ही नहीं। जिसको 0 मार्क्स है, माइनस मार्क है, और पैसा है। डिजिटल मार्क है, उनको एडमिशन मिला है। और ऐसा होना इतना ही नहीं, राजस्थान में तो ऐसा सामने आया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनआरआई कोटा लागू करके पैसा कमा रहे हैं। यस, ये राजस्थान का मामला है। सर वो सभी जगह है, एनआरआई अभी कोटा सभी जगह है। सभी जगह है, लेकिन पहले प्राइवेट में था, अभी ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी लागू कर दिया है, गवर्नमेंट में लागू कर दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है। और दूसरी बात, नीट के माध्यम से जो है, ये नीट सब कट ऑफ के बारे में कुछ, नीट बहुत कट ऑफ कैसे कम हो रहा है? हेलो, हाँ, मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल सर। हाँ, आप लोग कह रहे हैं कट ऑफ कैसे हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर में आए, अगर आप पिछले 1.5 दशक का समय देखें, तो जो मेडिकल कॉलेज में जो बढ़ोतरी हुई वो सारे प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। आपको बताता हूँ। और जब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, तो उनकी क्वालिटी इतनी पुअर थी कि जो अच्छे लड़के थे, मेरिटोरियस लड़के थे, या जो पढ़ना वास्तव में जिसको एक्वायर करना था अच्छी नॉलेज, वो जाते नहीं थे। तो इनका वही हाल हो गया था कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ, कि हर जगह जैसे कुकुर मुत्तों की तरह खुल गए सारे कॉलेजेस, लेकिन वहां एडमिशन लेने वाला कोई नहीं था। और दूसरा टैग ये था कि एक डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या लोग रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से तो इलाज कराना पसंद नहीं करते, लेकिन वो क्या उससे इलाज कराना पसंद करेंगे जो 1 करोड़ रुपए पेमेंट कोटे से आए हैं। हाँ, पेमेंट कोटे से आए हैं। तो वो भी डिबेट शुरू हो गया था। हाँ, डोनेशन वाला, वो भी एक डिबेट शुरू हो गया था कि वास्तव में अगर ये जागृति इसी तरह बढ़ती रही तो इनके लिए वो खतरनाक हो सकता है आने वाले समय के लिए उन डॉक्टरों को नेगेट किया जा सकता है, क्योंकि उससे डोनेशन देके आ रहे हैं। और ये जो डोनेशन देने वाले लोग थे, ये सारे एफ्लुएंट कम्युनिटी के लोग थे, सारे पैसे वाले लोग थे। तो उसको नेगेट करने के लिए सरकार ने सोचा कि चूंकि सारे मेडिकल कॉलेज में भी कारपोरेट और इन नेताओं के होते हैं, पॉलिटिशियंस के होते हैं, तो इन्होंने सोचा किस तरह से लेजिटिमेसी प्रोवाइड की जाए, इसलिए इन्होंने प्राइवेट ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाए, इसलिए इन्होंने नीट को इंट्रोड्यूस किया। और जो लोएस्ट जो कट ऑफ है, लोएस्ट से लोएस्ट इसलिए रखा कि जो सबसे गधा लड़का होगा उसको भी एडमिशन पैसा देके दिया जा सके, यानी कि 10% मार्क्स में भी उसको एडमिशन मिलता है। जी बिल्कुल। जहां तक कट ऑफ, जी बोलिए डॉक्टर साहब। कट ऑफ का और किसी चीज का मुद्दा ही नहीं है। असली मुद्दा है कि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। गवर्नमेंट पॉलिसी ही ऐसी नहीं बनाना चाहती ओबीसी एससी एसटी के लोग इंटर करें। उनके संदर्भ में इंटर करने के लिए चाहे ईडब्ल्यूएस लाना पड़े, चाहे कट ऑफ नीचे करना पड़े, सब कुछ वो करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार थी,
उससे पहले मतलब पीजी में एडमिशन के लिए 0% मार्क्स था, कि मतलब 0% भी अगर SC/ST का आया तो भी उनको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन कल्याण सिंह के समय में आते समय पहले 21% किया गया और 1 महीने पहले एग्जाम के उसको जो है 40% किया गया। रिजल्ट क्या हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश से शायद एक लड़का ही सिलेक्ट हुआ था, और वही बाद में दोबारा जब 40% पे ही एग्जाम हुआ, सारी सीटें भरी गई। तो ये इस तरीके के स्कैम वो प्रयोग करते रहते हैं, नई समस्या खड़ी करते हैं और पुरानी समस्या को परमानेंट करते हैं। रिजर्वेशन की समस्या को उन्होंने परमानेंट किया हुआ है, उसमें तरीका थोड़ा सा फ्लेवर बदलते रहते हैं, कभी ईडब्ल्यूएस के रूप में, कभी किसी और रूप में। तो ये फ्लेवर बदलने का मामला है। अल्टीमेटली अगर फाइनली अगर देखा जाए, चाहे स्ट्राइक की जा रही है, ये भी पूरी नूरा कुश्ती है, प्रायोजित है, और जो भी तरीका हो सकता है SC/ST OBC और माइनॉरिटी को हेल्थ सिस्टम में आने के लिए, वो तरीका वो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। नट सेल मेरी तरफ से इतना है। जी बिल्कुल। अभी जहां तक कट ऑफ की बात है तो EWS का कट ऑफ OBC से भी कम है, तो ये वो खुद कह रहे हैं कि हम कोई आपसे मेरिटधारी नहीं है, हमारा मेरिट आपसे कम ही है, ये वो खुद ही लोग कह रहे हैं। इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज का है कि तमिलनाडु के एक सांसद ने, DMK के एक सांसद ने एक प्राइवेट बिल संसद में रखा। जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, विंटर सेशन जब शुरू हुआ, तब ये बिल रखा कि नीट के इसमें राज्यों को बाहर निकलने का एक अधिकार होना चाहिए। नीट के एग्जाम में स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस प्रकार का उनका बिल था। तो मैं आप तीनों मान्यवरों से जानना चाहूंगा कि वो बिल क्या है और उसके परिणाम क्या है। इम्पा के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप उस बिल को कैसे देखते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे? डॉक्टर कुलदीप सर। एक्चुअली ये इसीलिए बिल आया है कि जो स्टेट्स के जो राइट थे उसको एक तरह से इम्पंज किया गया है, उस पे कब्जा किया गया है। जैसा कि डॉक्टर मगन सत्ता ने शुरू में कहा कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, मेनली स्टेट सब्जेक्ट है वो। तो अगर मान लीजिए स्टेट में, अगर तमिलनाडु स्टेट ये सोचता है, और जो अभी राजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसने इंगित किया, जैसे कि सर ने कहा, कि जो बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड के या जो तमिल मीडियम के बच्चे थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था मीडियम चेंज होने से। तो इसलिए उन सरकार ने कहा, उनके जो व्यवस्था थी कि मेरिट बेस पे वो देते थे। अच्छा, मेरिट बेस पे क्या बुराई थी? मेरिट बेस पे कोई बुराई नहीं थी। आप इंटरमीडिएट के मार्क्स पे पहले भी होता रहा है। अभी जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था तो सारा एडमिशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट में, मेडिकल में, वो मेरिट बेस पे होता था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन चूंकि उसमें धांधली नहीं हो पाती थी, चूंकि उसमें ये घोटाले नहीं हो पाते थे, और ये कहते थे कि भाई हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, इसलिए उसको लागू की, उसको हटाया गया। मैं समझता हूँ ये सारे स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश के जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है या बीजेपी प्रदेश शासित है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे प्रदेश के छात्रों का अहित होता है और हमारे प्रदेश के छात्र अगर उसमें पिछड़ते हैं या रूरल छात्र पिछड़ते हैं, तो उनका ये फर्ज है कि इसको अपने स्टेट से उसको स्क्रैप करें और नीट को हटाएं, अपना एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट के ऊपर आधारित व्यवस्था या जो भी वो करना चाहते हैं वो करें, ऐसा मेरा मानना जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि नीट एग्जाम जो ऑल इंडिया बेसिस पे एंट्रेंस के लिए लागू किया गया, वो स्टेट लेवल पे पहले से जो एग्जाम हो रहे थे वो चीज को लागू करने के लिए बिल लाया गया हुआ है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये बनता है कि जो स्टेट मैटर जो कहा जा रहा है, हेल्थ स्टेट मैटर है, स्टेट का मतलब प्रदेश नहीं है, मैटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन इसमें जो हमारे लोगों को जो बात बताई जा रही है, हम स्टेट पे उलझ से जाके है, स्टेट का मतलब राज्य समझ लेते, प्रदेश समझ लेते हैं। और दूसरा, जो गड़बड़ियां उनको करना है, पहले भी प्रदेश स्तर पे की जा रही थी, अभी वो सेंट्रल लेवल पे एक जगह से किया जा रहा है ताकि ओपन नई चीजें हो। अब चूंकि सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हमारे लोगों में जो अवेयरनेस थोड़ी बहुत आई है, उसकी वजह से उनकी पोल खुल रही है।
तो ये जो बिल लाया गया है विल्सन के द्वारा, मेरा ऐसा मानना है कि इस बिल को समर्थन करते हुए बल्कि इस नीट को रद्द करने के लिए प्लान करना चाहिए, और स्टेट जो प्रदेश है उनको पावर दिया जाना चाहिए, और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम हो रहे थे वहां पर भी जो एग्जाम हो रहे थे वो उस तरीके एग्जाम होने चाहिए, और साथ साथ में जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन के लिए सभी को सेफ गार्ड दिया जाना चाहिए। कोई उसमें इंक्रोचमेंट का मामला ही खत्म हो जाता है। राजेश, एक चीज कहना चाहता हूं मैं, और सभी सहमत है, बहुत पहले भी बात होती है कि जब तक आपका बोर्ड पूरे देश में एक नहीं है, अलग अलग बोर्ड है, राइट, तब तक आप सिंगल कॉमन एंट्रेंस कैसे रख सकते हैं, है ना? नहीं रख सकते तो हैं, पहले बिल्कुल। काम ये करना था भारत सरकार को कि सारे देश में एक ही बोर्ड, एक ही तरह की एजुकेशन रखे, है ना? एक ही तरह की एजुकेशन रखने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते थे, जो भारत सरकार ने नहीं किया, और इसीलिए ये सारी समस्याएं आ रही। जी डॉक्टर, हेलो डॉक्टर ससाने सर। हाँ सर, ये जो नीट का और तमिलनाडु का मामला जो सामने आया है, तमिलनाडु सरकार ने केवल नीट ही स्क्रैप नहीं किया, उन्होंने तो ये भी कहा है कि EWS जो कोटा है वो भी उनके स्टेट में लागू नहीं करेंगे। जी, साफ कह दिया, बहुत सही उन्होंने उसमें स्टैंड लिया है, उन्होंने किया है, क्योंकि नीट के संदर्भ में हमने जो बार बार कहा है कि लास्ट टाइम में जो चर्चा हो गई उसमें भी हमने कहा है कि हम हर स्टेट को ये अपील करना चाहते हैं, जो राज्य है और जो सेंटर के लोग हैं, इनको इम्पा के माध्यम से हम लिखित रूप से अपील करना चाहते हैं, और हम ये करने वाले हैं। और दूसरी तरफ है ये जो नीट है, ये एंटी पुअर है, एंटी स्टूडेंट है, एंटी पीपल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्क्रैप ही होना चाहिए। नीट ये भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार से ही चलता है 100%, डोंट मोर देन दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ, नीट, EVM, NPR, CAA, ये जो 3 अक्षर वाले जो बिल है ना, ये 3 अक्षर वाले जो बिल है ये 3 अक्षर वाले जो बिल है, ये इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये तीन कृषि कानून और ये जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको 3ABC के तौर पर कहा जाता है, 3 शैतान के तौर पर बोला जाता है। तो सब मेरा कंक्लूजन में एक सवाल ये है, ये जो व्यापम घोटाला है ना, व्यापम घोटाला, ये सबसे बड़ा व्यापम घोटाला जैसा हमें अभी ये सामने आया है। कंक्लूजन में सर एक सवाल ये है कि 16 लाख स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो सारे के सारे तो सवर्ण स्टूडेंट नहीं है। हम मानकर चले कि उसमें से 50% SC ST BC के स्टूडेंट है, तो 8-10 लाख स्टूडेंट जो है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो यानी 8-10 लाख परिवार अगर हम लोग पकड़ कर चले, तो हम लोग ये मान कर चले तो कम से कम 50-60 लाख लोग हर साल नीट के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। एक फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब इतना परिवार अगर पकड़ कर चले तो ये 10 लाख स्टूडेंट जिनके अगेंस्ट में ये नीट है, तो क्या इस नीट के विरोध में कोई मास लेवल का एजिटेशन क्यों नहीं हो पा रहा? बैकवर्ड क्लासेस के लोग सेंसस के लिए तो थोड़ा बहुत जागरूक हो गए हैं, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, उसके विरोध में बात की। जिस तरीके से आपने CAA के विरोध की बात की, लोग सड़क पर उतरे। डॉक्टर कुलदीप साहब ने किसानों के कानून की बात कही, उसके विरोध में किसान भी उतरे। मगर इन नीट के विरोध में इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, इकोनॉमिकली होता है, उसको बहुत ज्यादा मेंटली एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो फिर स्टूडेंट्स और ये जो परिवार है जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे, और इसके लिए इम्पा का क्या रोल है? मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले उसका कारण संकेत जी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसके बेनिफिशरीज हैं, है ना, जो डॉक्टर बनना चाहता है, एस्पिरेंट जो है, मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस समाज से आते हैं, उस मेजोरिटी पॉपुलेशन से आते हैं, जिससे कि बहुत सारे एजुकेशन से जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि मिडिल क्लास और हायर इनकम ग्रुप जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और जिनको और जो एक्सेप्शन है या 2-4%, 5% बच्चे जो पुअर कैटेगरी से या पुअर क्लास से जो आते हैं, वो बेचारे ये सोच नहीं पाते कि हमारा राइट्स क्या और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो जो बेनिफिशरीज हैं उनको पता है कि ये बेनिफिट हमारे लिए बेनिफिट है, अगर हम नहीं हो पाया अगर नीट से तो हम पैसा देके हो जाएंगे, है ना। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है
कि जिसकी वजह से इस तरह का एजुकेशन बिल्डअप नहीं हो पाता। और दूसरा चीज है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे लोगों में, मूल निवासी समाज में इतने सारे डॉक्टर्स हैं देश में, इतने हजारों लाखों डॉक्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो मूवमेंट के लिए काम करते हैं? हम हमेशा यही सवाल करते हैं। बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। तो ये जो स्लोगन है, क्या हम 10 डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाए? तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और शायद इसी वजह से ये एजुकेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा, कि लोगों में लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस और लैक ऑफ कमिटमेंट और लैक ऑफ सोशल ऑनेस्टी, ये है। जी, डॉक्टर ससाने सर। हेलो जी हेलो, ये जो अवेयरनेस के बारे में जो मुद्दा है कुलदीप जी ने बताया, डॉक्टर जो है, जैसा कि ये इनका सब जो पर्सनलाइजेशन हो गया है डॉक्टरों का, सामाजिकीकरण का कोई भी एजुकेशन डॉक्टर में ना होने से ये सब समस्या पैदा हो गई है। और सबसे अहम बात जो है डेमोक्रेसी में एजिटेशन, हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं चाहिए। जो आइडियल डेमोक्रेसी होता है, एक मिनट डॉक्टर कुलदीप सर, आप अपना माइक अगर बंद करेंगे, आपके यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ डॉक्टर ससाने सर। हेलो। हाँ, जो आइडियल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होता है, प्रतिनिधित्व के तौर पर होता है, यानी कि प्रतिनिधि समाज का हर दुख जानते हैं, उनको पहले से ही पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो समस्या निर्माण हुई है, भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं इसलिए पैदा हो गई, ये उसका मूल कारण। अगर ये कारण है तो समाज के हर सेक्शन में रियल रिप्रेजेंटेशन का निर्माण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जो डॉक्टर है, डॉक्टर में भी समाज का नॉन पॉलिटिकल रियल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग होगा, अदरवाइज ऐसा हड़ताल बिड़ताल होते रहेगी। नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपने अधिकार बचा लिए, सीए के विरोध में अनपढ़ लोग सड़क पर उतरे, किसान भी जो थे वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हमारे यहाँ माना नहीं जाता। तो ये किसान हो या लेबर क्लास हो या सीए के विरोध में साधारण लोग सड़क पर उतरे, आखिर ऐसी क्या बात है कि समाज का पहले दर्जे का जो ब्रेन है वो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? कहीं ना कहीं एहसास की कमी है, जानकारी की कमी है, ये तो कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एहसास की या ईमानदारी की कमी है, आखिर क्या वजह है? सर 2-3 वजह हैं। जी सर। पहली बात तो किसान संख्या में ज्यादा लोग हैं सर। 16 लाख है, इतने तो किसान दिल्ली में नहीं थे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही बात, लेकिन किसान, भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हर जिसकी सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद मेरा परिवार जो है वो किसानों का परिवार है, लेकिन मेरे परिवार के सारे सदस्य डॉक्टर नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, कोई किसान होने के लिए कोचिंग तो नहीं लगाता ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात आप पूरी करने देंगे तो आपको समझ में आएगा जी। मैं डॉक्टर हूं, मेरा पूरा परिवार डॉक्टर नहीं है, लेकिन परिवार के लोग किसान सभी लोग हैं। तो जो डॉक्टर जिनको डायरेक्ट अफेक्टेड जो हो रहे हैं, या जो नीट के माध्यम से जिन लोगों को आना है डॉक्टर बनने के लिए, उनको इसके बारे में इसका एहसास नहीं है कि किसान का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। उनको जो नुकसान हो रहा है उस किसान को या दूसरे जो लोग हैं उन लोगों के इस आंदोलन में खड़ा होना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन किसान डायरेक्ट सभी लोग हैं, उनको इसलिए पता है कि उनको इससे परेशानी होने वाली है, इसलिए आंदोलन में खड़ा हुआ। दूसरा, बड़े पैमाने पे इसके लिए लोगों ने पहल किया। तो इस मुद्दे को भी, हेल्थ सिस्टम को भी अगर सुधारना चाहते हैं और नीट एग्जाम को रद्द कराना चाहते हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में बहुत बड़ी कैंपेनिंग चलाने की जरूरत है और समाज का साथ लेने की जरूरत है।
अगर लोगों को साथ में लेते हैं तो बहुत बड़ा एजिटेशन खड़ा किया जा सकता है। जिन डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केवल काउंसलिंग के लिए स्ट्राइक किया हुआ है, जी जी उसको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आपको नीट रद्द करके संख्या के अनुपात रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा एग्जाम, ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि किसी के साथ कोई मुसीबत हो ही नहीं, सभी को अपनी संख्या के अनुसार मिलना चाहिए। एक इसके लिए हमें बड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जी जी जी, मेरा बिल्कुल। सवाल का बिल्कुल। मेरे सवाल का मतलब वही था सर कि स्टूडेंट्स और जो इन इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर्स है, चाहे रेजिडेंट्स हो या मेडिकल ऑफिसर हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो, इनकी संख्या जो है ये बहुत बड़ी संख्या है और ये दोनों मिलकर कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे सवाल की जो लाइन थी वो ये थी बिल्कुल सर, सही बात है। जो डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष जो फोडा के प्रेसिडेंट है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं मालूम है कि स्ट्राइक क्यों करना। उनको जब पूछा गया, डॉक्टर कुलदीप ने पूछा था कि स्ट्राइक क्यों किया, उनको नहीं मालूम। किसने करवाई ये नहीं मालूम। दूसरा, कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है आज की डेट में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उनको नहीं मालूम रिजर्वेशन किस लिए दिया गया हुआ है। ओबीसी के लिए जो मंडल कमीशन का मामला था, ओबीसी के बच्चे ने अपने जो राजीव जोशी लड़का था, उसने अपने आप को आग लगाई। राजीव गोस्वामी। इसका मतलब है जो अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे लोगों में, कहीं न कहीं गुमराह किया जाता है, गलत मैसेज ड्रॉप किया जाता है मीडिया के द्वारा भी। और अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से और एमएनटीवी के माध्यम से जो अवेयरनेस शुरू हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों में हलचल है और जानकारी पहुंच रही है। और ये ईडब्ल्यूएस और जो अभी जो स्ट्राइक हुई है, इसके संदर्भ में भी जो आप लोगों ने आज ये डिबेट कॉल किया है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए कि बगैर नीट को रद्द किए हुए आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था हेल्थ सिस्टम में हो, इसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस भी होना चाहिए, उसके लिए भी समर्थन करना चाहिए जो भी आंदोलन हो। और नीट को रद्द करने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए कुछ एक दो मुद्दे हैं जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक मुद्दा है कि नीट जो है, जैसा डॉक्टर मगन ससाने सर ने कहा कि एंटी सोशल है, और कई ऐसी बातें उन्होंने कही। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि नीट एंटी नेशनल भी है। देश को खराब करने का या देश की मेरिट को खराब करने का भी काम कर रहा है, तो देशद्रोही भी नीट है। दूसरी बात, क्यों नहीं हो रहा है नीट के विरोध में, या रेसिडेंट डॉक्टर है या वो लोग है, तो ये चर्चा के अंत में ये सामने आया है कि जानकारी का अभाव है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर जानकारी का अभाव है। एहसास का भी अभाव इसमें जोड़ा जाए, केवल जानकारी का अभाव नहीं है जी, एहसास का भी अभाव, एहसास भी नहीं है। जानकारी के बाद एहसास होगा, एहसास अपने से ही नहीं आएगा। पहले जानकारी, बेसिक जानकारी नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर कुलदीप सर ने जो मुद्दे बताए कि सोशल हॉनेस्टी नहीं है, एक ये मुद्दा है। और मैं मीडिया के लिहाज से ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी किसान आंदोलन की बात हुई या सीएए के बारे में जो बात हुई, वो आंदोलन इसलिए भी हुआ क्योंकि मीडिया में इस पर बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। नीट के मुद्दे पर जितनी चर्चा होनी चाहिए ब्राह्मण बनिया मीडिया से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो बहुजनों का जो सोशल मीडिया है, उस पर भी उतने बड़े पैमाने पर चर्चा होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और एमएनटीवी की ये जिम्मेदारी हम समझते हैं कि जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जो बहुजनों के असली मुद्दे हैं, उस पर चर्चा की जाए। और यही सारी चर्चा थी। इस चर्चा में हमारे साथ इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मगन ससाने सर शामिल हुए, शरीक हुए। उनका मैं एमएनटीवी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि डॉक्टरों का समय मिलना बहुत कठिन काम है, और इस सोशल कॉज के लिए उन्होंने जो समय दिया है, सभी डॉक्टरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इंपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा इंपा के ही दूसरे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कुलदीप सर, वे भी हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े थे। उनका आभार व्यक्त करते हैं। एमएनटीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नीट के मामले पर आपकी क्या राय है, जो हमारे दर्शक है, जितनी चर्चा हमने अभी तक की है उस पर आपकी अगर क्या कुछ राय है, कुछ मुद्दे अगर हमसे छूट गए हैं वो तो वो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए।